फॉलो नहीं किया तो प्लीज डू एंश्योर दैट यू एंटर इन मीटिंग बाय योर नेम एज वेल एज फॉर्म नंबर। हाँ मतलब अभी कर लो, उसमें क्या है, अभी कर लो, उसमें क्या है, ठीक है ना। चलो, तो फिर हम बात कर रहे थे कल, मैंने आपको बोला था आप नोट कर लाना इसको, एरहेनियस कंसेप्ट। अब ये एरहेनियस कंसेप्ट क्या कहता है, यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व किया जाए, लिख तो आप लाए हो, यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट, मान लो AB है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो टूट के आयंस दे रहा हो, इसको मान लो अपन ने पानी में डिसॉल्व किया। कल आप पढ़ के आए होगे वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ के आए होगे ना। हाँ, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, जो कि पानी में डालने में कंप्लीटली टूट जाते हैं, जिसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, जिसमें आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और वो सॉल्ट जो पानी में फुली सॉल्युबल होते हैं, है ना। अब किसी बच्चे को एक कंफ्यूजन था, उसने कल मुझसे पूछा था ऑल सॉल्ट्स लगाना है कि नहीं लगाना है। ऑल सॉल्ट्स नहीं होते हैं, ओनली दो सॉल्ट्स व्हिच आर फुली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। भले आप मॉड्यूल में ऐसा लिखा हो, आपको एक बात समझनी है, दो सॉल्ट्स व्हिच आर फुली सॉल्युबल इन वाटर, वो वाले। और कौन से नहीं होते हैं वो आगे समय के साथ में आ जाएगा, इसके जस्ट बाद एक टॉपिक आएगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, उसके अंदर हम ये चीज पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना बेटा। आई होप सो इट अंडरस्टैंडेबल, ठीक है ना। ओके, तो किसी इलेक्ट्रोलाइट को हमने पानी में डाला, और पानी में डालने पर ये आयंस में टूट जाएगा, जैसे ये A+ हो गया और ये B नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो जब ये पानी में टूटेगा, या इसको ऐसे कर दूं AXBY कर देता हूं, सो इसके X मोल है, सो दिस विल बिकम XA प्लस Y एंड YB माइनस X, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यदि आपको याद हो तो, जैसे कि इसकी जगह यदि मैं मान लो आपके लिए ले लूं कोई स्पीशीज, जैसे मैंने ले लिया आपके लिए Mg2 Mg3 PO4 होल ट्वाइस। अब फॉस्फेट के गंजे पे 2 नेगेटिव चार्ज है, ओ सॉरी 3 नेगेटिव चार्ज है, और मैग्नीशियम के गंजे पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। एक्चुअली ऐसा रहा होगा ना, ये मैग्नीशियम प्लस प्लस और फॉस्फेट 3 नेगेटिव, तो ये इधर आया होगा और ये इधर गया होगा। तो आप इधर देखो AXBY, तो X मोल A पे, X मोल A पे जो नेगेटिव चार्ज है कितना है A पे, पर A पे नेगेटिव चार्ज कितना होगा, Y सॉरी पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, Y पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक B पे कितना नेगेटिव चार्ज होगा, X नेगेटिव चार्ज होगा। ये देखो जब इसका फॉर्मूला बना तो X क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आएगा ये 3 होगा, समझ रहे हो मेरी बात को, ये 3 होगा, और ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स Mg3PO4 होल ट्वाइस। अब इसको यदि आप देखो तो, इसको यदि आपने X माना और इसको यदि आपने Y माना, तो इसके मोल X होंगे, और इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, Y पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब +2। समझ रहे हो आप मेरी बात को, क्या सबको बात समझ में आ गई ना। क्या होता है कि जब कोई सॉल्ट आप लेते हो ना, जैसे AXBY लिया, तो इसके मोल तो X है, लेकिन इसके एक A पे पॉजिटिव चार्ज Y का आएगा, Y पॉजिटिव चार्ज आएगा, और आपने AB सॉल्ट दिया है तो B के मोल तो Y होंगे, लेकिन पर B पे नेगेटिव चार्ज X आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें जो कहीं ना कहीं आपको मदद कर देती हैं सवालों को सॉल्व करने में, ठीक है ना। यहाँ इनफैक्ट ये बताने की जरूरत ही नहीं थी, बताया इसलिए कि कहीं ना कहीं ये आएगा आपको काम, ठीक है ना। चलो, तो अब देखो, इसके बाद देखा जाए तो जब ये टूटता है तो आयंस में टूटता है, ठीक है, और आयंस के ऊपर यदि आप चार्ज काउंट करोगे तो टोटल चार्ज ऑन दी आयंस विल बी सेम। अब AXBY से तो उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ Mg3PO4 होल ट्वाइस से। अब ये टूटेगा काय में, 3 Mg++ +2 फॉस्फेट में टूटेगा,
करेक्ट है। तो मैं कह सकता हूँ टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइन इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन। देखो इसमें 6 पॉजिटिव चार्ज है टोटल, एक पे 2 है और 3 पे 6 है, एक पे 3 है तो 2 पे 6 है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। सब लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज 3 है, लेकिन नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज 2 है, तो बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मान लो एग्जाम्पल NaCl का होता तो बराबर होती है। पॉजिटिव चार्ज और टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो हर केस में बराबर होगा, लेकिन टोटल स्पीशीज कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, स्पीशीज कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यहाँ बराबर है, यहाँ पर बराबर नहीं है, ठीक है बेटा। यदि आप समझ गए होंगे, यदि आपने देखा कि दोनों स्पीशीज में चार्ज बराबर है तो उनके नंबर भी बराबर होंगे, लेकिन यदि दोनों स्पीशीज पे चार्ज डिफर कर रहा है, पर स्पीशीज पे चार्ज डिफर कर रहा है, तो उनका नंबर भी डिफर करेगा, नेचुरल सी बात है। पर टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज विल ऑलवेज बी द सेम हो, ठीक है भाई। इसके बाद जो इस सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होगी, जो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होगी जिसमें कैटाइन और एनाइन पड़े हुए हैं, वो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी उसमें प्रेजेंट कैटाइन और एनाइन की वजह से होगी। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है ना बेटा। अब कॉपर सल्फेट जब होता है तो कॉपर सल्फेट टूटता कायम है, इट डिसोसिएट्स टू गिव कॉपर प्लस 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 सल्फेट, करेक्ट है। अब जो उसका नीला कलर होता है वो कॉपर प्लस प्लस के कारण होता है। इंटेंस ब्लू कलर जो इसमें होता है या नीला कलर जो होता है वो कॉपर प्लस प्लस के कारण होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन आर प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कैटाइन एंड एनाइंस, ठीक है बेटा। सो व्हेन आई होप सो प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज डिफाइंड बाय इट्स आयंस। जैसे कॉपर सल्फेट में जो कॉपर प्लस प्लस होता है इसके कारण ब्लू कलर होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और उसके कारण ब्लू कलर आता है। खैर अभी फिलहाल आपको उसके इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि ब्लू कलर कैसे आता है, वो चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। डी स्प्लिटिंग करके एक कंसेप्ट आएगा और भी कंसेप्ट आएंगे, वहां पे पढ़ेंगे। तो कॉपर प्लस प्लस में के कारण कलर होता है, ठीक है बेटा। एक और बात बताता हूँ, यदि मान लो आप इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करो, कहीं पे आपने कैथोड और एनोड लगा दिए, ठीक है ना बेटा, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपने इनको रख दिया, तो कॉपर प्लस प्लस जो है और सल्फेट, अब जब आप इसको रखोगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जाएगा इसकी तरफ, ये कैथोड है, कैथोड की तरफ कैटाइन जाता है और एनाइन जो होता है वो एनोड की तरफ जाता है। तो व्हेन दे आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब है कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पर कि इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, एनोड कैथोड लगे और एक एक्सटर्नल बैटरी लगी हुई है। ये जो एक्सटर्नल बैटरी है ये कैथोड पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देती है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देती है। अभी इतना ही जान लो काफी है, बाकी 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसके डिटेल्स आएंगे। तो खैर अब पॉजिटिव चार्ज वाला कहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज वाला कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो कैटाइन कहाँ जाते हैं, कैथोड की ओर, और एनाइन कहाँ जाते हैं, एनोड की ओर जाते हैं। आपने माइग्रेशन का मतलब बेटा आगे बढ़ना, माइग्रेशन मतलब आगे बढ़ना, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना इज माइग्रेशन। जैसे अभी जो है आप अफगानिस्तान में देख रहे हो ना, अफगानिस्तान में आप देख रहे हो तो वहां पे ही हो रहा है। आपके बैच मेंटर कोई ना कोई होंगे, दो बैच मेंटर होते हैं, एक एकेडमिक बैच मेंटर है, एक तो टीचर है जो आपका बैच मेंटर है, एक वो है ना, और एक जो है एकेडमिक्स की तरफ से भी बैच मेंटर है। तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप जो है हाँ मैं तो हुई आपका बैच मेंटर, एज अ टीचर मैं आपका बैच मेंटर हूँ, और दूसरे लोग जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के भी, आपके एडमिन के भी बैच मेंटर होंगे। तो उन्हीं ने आज बोला था कि आप लोग जो है लॉगिन जो करेंगे वो दोनों रास्ते से करेंगे, मतलब अपना नाम भी भरेंगे और साथ में अपना फॉर्म नंबर भी भरेंगे, नहीं तो वो आपको रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इतनी बात क्लियर है एनोड और कैथोड वाली, ठीक। तो ये जो है एरेनियस कंसेप्ट वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा।
अच्छा, अब इसके लिए यदि मैं K लिखना चाहूं तो इसका K मैं क्या लिख सकता हूं? कॉपर प्लस प्लस का कंसंट्रेशन, सल्फेट का कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अब यदि ये सॉलिड हुआ तो इसका कंसंट्रेशन यूनिटी ले लेंगे, दैट इज 1 ले लेंगे, तो K बराबर कॉपर प्लस प्लस इनटू सल्फेट, मतलब कॉपर प्लस प्लस का कंसंट्रेशन की पावर 1 और सल्फेट की पावर 1 हो जाएगा। इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है बेटा। इसको हम बोल देंगे क्योंकि यहाँ आयोनाइजेशन हुआ है तो इसलिए इसको बोल देंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट। वैसे तो इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ आयोनाइजेशन हुआ है तो एक अलग से नाम दे दिया आयनाइजेशन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक जनरल नाम है, चूंकि यहाँ आयनाइजेशन हुआ है तो इसलिए आयनाइजेशन कांस्टेंट। अच्छा, अफगानिस्तान में माइग्रेशन हुआ है ना बेटा, एक जगह से दूसरी जगह लोग माइग्रेट कर गए तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। किसी ने पूछा माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा था जैसे अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, तो वहां से इंडिया आ रहे हैं, यूएस जा रहे हैं और देश जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर है बेटा इतनी बात? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके चलो इसको जल्दी से आप नोट कर लो, फालतू क्वेश्चन पूछना बंद करो। ओके, ये एरेनियस कंसेप्ट था जो आप लोग नोट करके लाए हो, ठीक है ना बेटा। अब मैं आपको ओस्वाल्ट डाइल्यूशन लॉ पढ़ाने वाला हूं, आप इसको मिटाओ। ठीक है बेटा, डन। चलो अब आप लिखें, टॉपिक डाल दें ओस्वाल्ट डाइल्यूशन लॉ। यह लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दिया गया है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? वो होते हैं जो पानी में डालने पर फुली नहीं आयोनाइज होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दिया गया है। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ता है, ठीक है बेटा। तो लेट अस सी दिस वन। क्या है ये ओस्टवाल्ट डाइल्यूशन लॉ। सो ओस्टवाल्ट डाइल्यूशन लॉ ये क्या कहता है? ओस्टवाल्ट डाइल्यूशन लॉ ये कहता है इट इज गिवन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दिया गया है। इट इज गिवन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ट डाइल्यूशन लॉ as dilution of solution containing weak electrolyte is done. Solution containing weak electrolyte is done. जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, as dilution of solution containing weak electrolyte is done, degree of ionization और से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बात एक ही हो जाएगी, बस यहाँ पर आयंस पे बदल रहा है इसलिए आयनाइजेशन बोल दिया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट increases. Weak electrolyte increases at infinite dilution. At infinite dilution पर DOD becomes
1, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर डीओडी जो होता है वो 1 हो जाता है। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का प्रैक्टिकल क्या एप्लीकेशन है, मतलब कोई बच्चे को यदि ये लगे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कितने लीटर तक डाइल्यूट कर दिया गया, ऐसा नहीं है। या कोई बच्चा सोचे इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब समुद्र भर के डाइल्यूशन कर दिया गया, ये भी नहीं है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है वो डाइल्यूशन जिस पर इलेक्ट्रोलाइट 100% टूट जाए। वो हो सकता है प्रैक्टिकली आप लैब में कर पाओ, नहीं कर पाओ, वो अलग बात है। हो सकता है प्रैक्टिकली लैब में आप कर भी ना पाओ उसको। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बेटा? क्लियर आ रही है ना आवाज? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके ठीक, चल समझना। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डीओडी बिकम्स 1, डीओडी बिकम्स 1। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्चे को जनरली ये कंफ्यूजन होता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पर बच्चे को इन जनरल कंफ्यूजन होता है कि जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो कितने लीटर वाटर लेना है। कितने भी नहीं लेना है आपको, कोई आपको लीटर फीटर की जरूरत नहीं है कि 1000 लीटर हो कि 10,000 लीटर हो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब इतना डाइल्यूशन जिसपे अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए। वो हो सकता है प्रैक्टिकली आपके लिए लैब में अचीवेबल हो सकता है ना भी हो, हाइपोथेटिकल हो, लेकिन आपको ये मतलब नहीं है इस बात से। आपको सिर्फ बोल देना एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ गए आप मेरी बात को? समझ गए आप मेरी बात को? और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब वो इन्फिनिटी नहीं होता है जैसा आप सोचते हैं कि आपके नजर में इन्फिनिटी का मतलब क्या है, अनंत दूरी तक, है ना? आपको तो ये लगता है इन्फिनिटी का मतलब अनंत दूरी तक, जहां दिखना बंद हो जाए, 7 समुद्र पार इज इन्फिनिटी। लेकिन केमिस्ट्री में वो इन्फिनिटी नहीं होती है। आप चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर को याद करो, वहां पर ये बोलते थे कि एटम जब इनफाइनाइट दूरी पे, एटम में जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से इनफाइनाइट दूरी पे जाता है। अथर्व सोमानी, just stop commenting and just listen carefully now, ठीक है? just stop commenting and listen carefully, okay? good, चलो। रागनी आप पढ़ के नहीं आए हो, दिक्कत ही है। कल आपको पढ़ के आना चाहिए था। आपको बोला था ना वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिख के लेके आना, और कल मैंने पढ़ाया भी था वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। समस्या ये है कि आप पढ़ाई कम कर रहे हो। कल ही मैंने समझाया वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, और आज भी समझाया है शुरू में। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पूरी रूप से पानी में नहीं टूटते या सोल्यूशन में नहीं टूटते, उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और जो पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, जिनका अल्फा 1 होता है, उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। प्लीज पढ़ के आया करो। मैं आपको पढ़ा तभी सकता हूँ जब आप पढ़ के आओगे। जब आप खुद पढ़ने से इनकार कर दोगे तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। स्टडी, चलो। तो क्या बात हुई? हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं आपसे कि डिग्री ऑफ डिस्यूशन बिकम्स 1 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मतलब है? इनफाइनाइट दूरी केमिस्ट्री में वो दूरी नहीं जो आप सोचते हो। इनफाइनाइट दूरी का मतलब वो दूरी जिसपे दो आयंस के बीच का अट्रैक्शन प्रैक्टिकली 0 हो जाए, उसको इनफाइनाइट दूरी बोलते हैं। हो सकता है आपकी नजर में वो दूरी जब आप प्रैक्टिकली देखने जाओ तो वो दूरी बहुत 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 कम हो, इतनी 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 ज्यादा छोटी हो कि आपको दिखती भी ना हो। लेकिन यहाँ इनफाइनाइट का मतलब क्या है? यहाँ इनफाइनाइट का मतलब केमिस्ट्री में जो होता है वो होता है वो दूरी जिसपे असर पड़ना बंद हो जाए। क्या सबको बात समझ में आ रही है? इनफाइनाइट का मतलब क्या है केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में जब आप इनफाइनाइट का मतलब देखते हो तो इनफाइनाइट का मतलब वो दूरी जिसपे दो आयंस के बीच का अट्रैक्शन प्रैक्टिकली 0 हो जाए, उसको कहते हैं हम इनफाइनाइट दूरी। राम तुम फिर से सो रहे हो। मैंने थोड़ी देर पहले लिख दिया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन सेम चीज है, बस यहाँ आयनाइजेशन हो रहा है, इसलिए हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए एक स्पेशल शब्द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यूज किया है। ठीक है? हाँ, इन रियलिटी, जिस बच्चे ने बोला इन रियलिटी इट मे बी 10 सेंटीमीटर्स, इन रियलिटी बेटा इट मे बी इन माइक्रो सेंटीमीटर्स एज वेल। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जब असर पड़ना बंद हो जाए तो उसको कहते हैं इनफाइनाइट दूरी। कई बार हमारे पास में वो बैठा रहता है, फिर भी उसके और हमारे बीच इनफाइनाइट दूरी होती है इमोशनली। बोलो हाउ?
ये सेंटेंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हम दोनों साथ ही बैठते हैं, साथ ही उठते बैठते हैं, खाना वाना सब साथ खाते हैं, लेकिन हमारे बीच दूरी इनफाइनाइट है। तो इस बात को, ये एहसास की बात है। आई सपोज दैट तुम लोगों को कुछ कुछ बात समझ में आई होगी। ये एहसास की बात है। कई बार हम भावनात्मक रूप से लोगों से इनफाइनाइट दूरी पे रहते हैं, लेकिन देखने पर लिखता है कि हम बहुत पास। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो इन्फिनिटी का मतलब आपका वो नहीं है 7 समुद्र पार, नहीं तो आपको लगे भैया समुद्र में डुबो देते तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता होगा, है ना? ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जब आयंस के बीच का अट्रैक्शन प्रैक्टिकली जीरो हो जाए और कंप्लीटली टूट जाए, उनके बीच का अट्रैक्शन प्रैक्टिकली जीरो हो जाए, उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आई होप सो सबको समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं डाइल्यूशन, वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिस्यूशन बढ़ता है। मान लो एक AB इलेक्ट्रोलाइट है, AB इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसका डिसोसिएशन हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब रागनी जी को समझ में आ गया होगा, उन्होंने याद भी कर लिया होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो कि कंप्लीटली नहीं टूटता है, जो 100% टूट जाता है पानी में डालने पर। जैसे NaCl पानी में डाला, पूरा Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूट गया 100%, तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और कोई चीज, कोई सॉल्ट डाला, वो 100% नहीं टूटा, जैसे AgCl डाला 100% नहीं टूटा, तो उसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो 100 से कम टूटे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो 100 टूट जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ लो ना? AB वीक इलेक्ट्रोलाइट, टूटा काय में? A प्लस प्लस B नेगेटिव में टूटा। करेक्ट है बेटा इतनी बात, है ना? अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन आप कुछ भी ले लो जो आपका मन करे। आपने मान लो C ले लिया, आपने मान लो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C ले लिया, है ना? तो दिस इज कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर, दिस इज मोल पर लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? कंसंट्रेशन के बराबर ही हो जाएंगे पर लीटर ऑफ सोल्यूशन यदि बात करें तो। बोलो बेटा। मोल पर लीटर अपन बात कर रहे हैं, मोल पर लीटर बात कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है ना? ब्लर तो नहीं आ रहा बेटा? सबको क्लियर आ रहा है बच्चों? क्लियर है? ओके ओके ओके। ज्यादातर बच्चों ने तो यही बोला है, उनको क्लियर है। एक बच्चा शायद बार बार बोल रहा है उसको ब्लर है, छोड़ो। नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो सी था इनिशियल कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स मान लो आप, क्योंकि पर लीटर दिया हुआ है। तो कितने मोल जाएंगे? यदि सी है तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिस्यूशन लिखूं तो कितने मोल गए? यदि इनिशियल मोल सी थे तो डिसोसिएटेड मोल्स इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होंगे? जल्दी बोलो बेटा। एक्स बोल सकते हो, या एक्स की जगह कोई और टर्म्स इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब सी को यूज करते हो। क्या अपन सी अल्फा बोल सकते हैं? जल्दी बोलो। क्या हम सी अल्फा बोल सकते हैं? इफ अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो सी अल्फा बोल सकते हैं। याद करो, नंबर ऑफ मोल्स dissociated upon initial moles is equal to alpha, where alpha is degree of dissociation। यहाँ पे अपने इनिशियल मोल मान लिए C, क्योंकि मोल पर लीटर में डिफाइन किया हुआ है। एक्चुअली C इज कंसंट्रेशन, लेकिन पर लीटर सोल्यूशन लिया है, तो फिर जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम भी होता है बेटा। आपको याद है ना, मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम इन लीटर को इधर ले आओ तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। अब चूंकि वॉल्यूम 1 लीटर आपने सपोज किया है, तो मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 हो गया। तो आपने यहाँ लिख दिया सी अल्फा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो सी माइनस सी अल्फा, तो ये कितना बनेगा जल्दी बताओ। यदि ये C माइनस सी अल्फा गया, ये C अल्फा गया, तो इसकी स्टोइचियोमेट्री देखो, C अल्फा बाई 1 इंटू 1, तो ये C अल्फा बनेगा। तो ये कितना बनेगा? C अल्फा ये बनेगा। हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो अब यदि मैं आपसे बोलूंगा K की वैल्यू क्या होगी, तो आप आसानी से बोल सकते हो सर K की वैल्यू होगी C अल्फा इंटू C अल्फा, क्योंकि वॉल्यूम आपने 1 लीटर माना है, तो इसलिए जो भी नंबर ऑफ मोल्स है वही, यदि आपको एक्चुअली ये नंबर ऑफ मोल्स थे ना बेटा, एक्चुअली ये नंबर ऑफ मोल्स थे, लेकिन आपको चाहिए यहाँ कंसंट्रेशन, लेकिन वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, तो डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो बात तो वही हो जाएगी। हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों इतनी बात? जल्दी जल्दी बोल दो बेटा, जल्दी जल्दी बोल दो बेटा। ठीक 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 ठीक। क्लियर है? अच्छा, तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन
C minus C alpha. So this becomes C square alpha square upon C1 minus alpha. C ने मारा C को. So this becomes C alpha square upon 1 minus alpha. करेक्ट है बेटा? हाँ ना बोलना पड़ेगा बच्चों. करेक्ट है बेटा? करेक्ट है बेटा? हो धनाधन धनाधन धनाधन. अच्छा, अब कोई ये भी बोल दे कि सर यहाँ आपने 1 लीटर माना, मैं तो 1 लीटर नहीं मानता, फिर कैसे करेंगे? तो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ये मोलैरिटी है सोल्यूशन की, ये वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाते हैं? MV हो जाते हैं. हाँ ना बोलना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ मोल मेरे पास यहाँ पर C भी आ जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन को C लिखा है, तो C भी आ जाता बेटा. हाँ ना बोलना पड़ेगा बच्चों. C भी आ जाता, तो मैं C की जगह C भी लिख देता, तो यहाँ पे CV अल्फा लिखता, यहाँ CV अल्फा लिखता, यहाँ CV अल्फा लिखता, और उसको जब वॉल्यूम से डिवाइड करता तो आखिरकार यही एक्सप्रेशन आता. जल्दी बोलो बेटा, क्या नंबर ऑफ मोल्स बराबर N बराबर CV आ जाता? जल्दी बोलो यार, क्या N बराबर CV आ जाता? और यदि मैं यहाँ पर मिटा करके इतना एक्सप्रेशन यदि आप लोगों ने टोप लिया हो, तो मैं दूसरे टर्म्स में भी आपको लिख दूं, क्योंकि कई बार बच्चों को एक्सप्लेन नहीं की जाती है बात, क्योंकि बस रट लिया जाता है, मतलब ऐसे करके, क्योंकि मोल्स टूटते हैं. इट इज नॉट द कंसंट्रेशन विच ब्रेक्स, इट इज द मोल्स विच ब्रेक्स. सो हाउ कैन यू राइट कंसंट्रेशन इन प्लेस ऑफ मोल्स? समझो बात को भाई. जो लोग सो रहे हैं मैं उनको बता दूं, यहाँ टूटता कौन है? मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टूटता है, ना कि कंसंट्रेशन. कोई कंसंट्रेशन थोड़ी ना टूटेगा यार, टूटेगा तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टूटेंगे ना, कितने इलेक्ट्रोलाइट के मोल टूट गए. तो आपको एक्सप्रेशन में लिखना पड़ता है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनिशियली कितने थे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनिशियली कितने थे, फिर कितने मोल टूटे. मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनिशियली कितने थे. तुम में से कुछ बच्चे तो ऐसे यदि प्रैक्टिकली मेरे सामने होते ना, तो इतनी डांट पड़ती ना उनकी फालतू क्वेश्चन पूछने पे. मैं 1000 बार आपको ये बात बता चुका हूं कि यहाँ पहले आपको क्या चीज लेनी है, मोल्स कितने टूटे हैं वो लेना है. ठीक है ना, मोल्स कितने टूटे हैं वो लेना है. यदि मैं समझाने की कोशिश करूं तो तुम भी थोड़ा इंटेलिजेंट बिहेवियर किया करो, वरना सब लोग पढ़ा ही रहे हैं इसको C माइनस C अल्फा, और बात भी नहीं करते कुछ इस बारे में कि क्यों कंसंट्रेशन लिखा हुआ है. और तुम भी खुश रहते हो क्योंकि तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं, तो तुम क्रॉस क्वेश्चन कहां से पूछोगे. मोल्स टूटते हैं, कभी कंसंट्रेशन नहीं टूटता है. अब ये सवालों में आप नहीं फंसते क्योंकि उस टाइप का सवाल नहीं. उस टाइप का सवाल कोई दे देगा तो फंसा भी सकता है आपको. तो C माइनस C अल्फा कैसे लिख दिया, कंसंट्रेशन डायरेक्ट कैसे तोड़ दिया, नंबर ऑफ मोल्स टूटते हैं. तो कायदे की बात यह है, या तो आप इसको पर लीटर मान के कर दो, पर यदि कोई बोल दे मैं तो नहीं मानता पर लीटर, मेरे पास कंसंट्रेशन था कुछ कुछ और कुछ वॉल्यूम था मेरे पास में सोल्यूशन का, तो आपको C इंटू V करके नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा और उन मोल्स को आपको तोड़ना पड़ेगा. समझ रहे हो आप मेरी बात को? कायदे की बात यही है, मतलब मेथड यही है. लेकिन जब आप यहाँ CV लिखोगे बच्चों, क्योंकि अब तक आप इसको उतार चुके होगे, मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूं कि अब तक आप इसको उतार चुके हो, तो यदि आपने यहाँ पर मान लो CV लिख भी लिया, मान लो आपने इनिशियल मोल इसके CV लिख लिए, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इन लीटर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इनिशियल मोल्स CV इनटू अल्फा. तो यहां पर क्या लिखोगे, CV अल्फा, तो यहां पर क्या लिखोगे, CV अल्फा. लेकिन ये मोल्स है, तो अब क्या करना है आपको, कंसंट्रेशन निकालना है. तो मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन, सो दैट बिकम्स CV माइनस CV अल्फा बाय V, CV अल्फा बाय V, CV अल्फा बाय V. सो V सब जगह कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. सो प्रैक्टिकली आपके पास C माइनस C अल्फा C अल्फा ही आ जाएगा. क्या सबको बात समझ में आ रही है? और Ka की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं. आएगा सेम ही, लेकिन मेथडोलॉजी पता होनी चाहिए. आप इस बात से कंफ्यूज कर, मैं अभी आपको एक सवाल देता हूं और उसमें आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, और सर सही बोल रहे थे इस बात को कि हमें क्या चीज लेनी पड़ेगी. हम डायरेक्टली इसको करना सही नहीं है, क्योंकि मोल्स टूटते हैं. इट इज नॉट द कंसंट्रेशन व्हिच ब्रेक्स, इट इज द मोल्स व्हिच ब्रेक्स. हो ठीक है. तो अब यहां तक जब आप पढ़ चुके, तो आपके पास प्रैक्टिकली आया क्या, C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा, और ये अब 1000 बार यही एक्सप्रेशन चलना है, C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा. ठीक, चलो.
हाँ भाई देखो, जैसे कि मान लो कोई आपको बोल दे कि AB electrolyte having molarity बराबर 3 and volume of solution is 5 liters. If alpha is equals to 0.2, find out K, degree of ionization constant. Ionization constant. Correct? Find out ionization constant. अब क्या होता है, ये सवाल आपका C माइनस सी अल्फा करके आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक और पार्ट हो सकता है, फाइंड आउट फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB, A plus and B negative present in solution. Present in solution. अब इसके यदि तुम पहले पार्ट को देखो तो इसका पहला पार्ट आपसे आसानी से सॉल्व हो सकता है। आपको पता है AB इलेक्ट्रोलाइट है, टूट रहा है A प्लस प्लस B नेगेटिव में, ठीक है ना। आपके पास C की वैल्यू कितनी है, 3 है, और अल्फा कितना है, 0.2 है। तो आप चाहो तो 3 माइनस 3 इंटू 0.2, 3 इंटू 0.2 और 3 इंटू 0.2 डायरेक्ट लिख दो, और आपके पास K या आयनाइजेशन कांस्टेंट आ जाता है 0.6 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0.6 दैट इज इक्वल्स टू 2.4। तो जो भी आंसर आ जाए वो करेक्ट आंसर इससे हो जाएगा, ठीक है बेटा, ऐसा है। लेकिन क्या ये नंबर ऑफ मोल्स लिए थे हमने कि कंसंट्रेशन लिया था, जल्दी बोलो, क्या हमने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे कि कंसंट्रेशन लिया था? तो एक्चुअली मेथड सही नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली कंसंट्रेशन लेके कर रहे हो तो आप टेक्निकली गलत हो। कंसंट्रेशन नहीं टूटता, इट इज द मोल्स व्हिच ब्रेक्स। तो मोल्स यदि लेते तो क्या होता, यदि मैं मोल्स लेता है इसके, अब यदि किसी ने ये मान के चल गया कि हाँ यही मोल्स है, तो बेटा आपका आंसर सब गलत आना। आप बोलोगे 2.4 मोल है, 0.6 मोल है, 0.6 मोल है। एक्चुअली ये बचा हुआ कंसंट्रेशन है, मोल नहीं है। तो आपका जो सेकंड पार्ट है वो आपका गलत आएगा इससे। यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय वॉल्यूम, ओनली देन यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। तुम्हें बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना बात समझ में? यदि इसका फर्स्ट पार्ट आपका सही आता, इस मेथड से भी सही आता और आप बच जाते। अब चूंकि मॉड्यूल में एक भी क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं जो मैंने सेकंड पार्ट दिया है, तो आप पूरा मॉड्यूल सॉल्व करने के बावजूद भी आपको कभी ये बात पता नहीं लगेगी कि C माइनस सी अल्फा वॉज रिटन डायरेक्टली। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जब तक वो सवाल सामने नहीं आएगा तब तक आपको कभी पता नहीं लगेगा कि दैट एक्ट वॉज डन डायरेक्टली। अब वो सवाल कभी भी एग्जाम में तो टपक ही सकता है। अब सोचो, AB गिव्स मी, करेक्ट मेथोडोलॉजी क्या थी इसको करने की, B माइनस, पहले नंबर ऑफ मोल्स पता लगाते। तुम मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने थे? जल्दी से आंसर दो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अथर्व ने सही कहा, भाग्यश्री ने भी सही कहा, और भी बच्चों ने, काफी बच्चों ने सही किया, सबके नाम नहीं ले सकता हूँ। 15 थे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। नाउ दिस इज करेक्ट मेथड, 15 थे। नाउ 15 माइनस 15 into 0.2 that is 1/5, that goes to be 3। तो इसके 12 मोल बचे, इसके 3 मोल बने और इसके 3 मोल बने, क्योंकि इसके 3 गए तो 3/1 into 1 बराबर 3, 3। अब ये आ गए मोल्स, तो सेकंड पार्ट का आंसर आया 12, 3, 3। बोलो हो, 12, 3, 3। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर इस मेथड से निकालते हैं। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर इस मेथड से निकालोगे तो ये तो मोल्स है,
तो वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितना था 5 लीटर, तो बाई 5 बाई 5 बाई 5, so that comes out to be again 2.4.6. This is correct method. This is a sort of trick. I suppose everybody has understood जो बात आपसे कही गई है। Although इस सवाल में ये जरूर है कि मैंने आपको एक अच्छा खासा वैल्यू यहाँ पे ले लिया था इलेक्ट्रोलाइट के लिए 0.2, मतलब 20% तक आयनाइजेशन हो रहा था, और ओसवाल्ड लॉ जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, इसलिए यहाँ यदि टेक्निकली बात करें वैल्यू थोड़ी कम कर दें, 0.01 कर दें तो और सुंदर रहता और ज्यादा अच्छे से ये एप्लीकेबल होता, क्योंकि ये लॉ के जो डेरिवेशंस हैं, इन डेरिवेशंस को डिराइव ही अजम्पशन लेकर के किया गया है कि इट इज फॉर ओनली वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इसके डिटेल में जब जाओगे तो 4-4 पन्ने के डेरिवेशन होंगे, तब जाकर के हम फाइनली ओसवाल्ड लॉ को कंक्लूड करेंगे। तो दैट शुड बी टेक्निकली सवाल जो है बहुत सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर तब हो जाता जब मैं यहाँ पर डिग्री ऑफ डिस्टेंस अल्फा की वैल्यू 0.02 ले लेता, तो ये सवाल और सुंदर हो जाता टेक्निकली भी। क्लियर है बेटा इतनी बात? आप कभी डेरिवेशन नहीं करेंगे खुशी जी, आप टेंशन न लें, आप सिर्फ उतना ही पढ़ा करें जितना मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है बेटा? डेरिवेशन एमएससी लेवल पे भी लोग सिर्फ बुक खरीदते हैं, करते कोई नहीं है। मैं इतने सारे लोगों के डेमो लेता हूँ, किसी को आज तक मैंने नहीं देखा कि उसको डेरिवेशन आती। आई सपोज दैट यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना? वो मेरे जैसे लोगों के लिए रहने दो जिन्हें कोई काम नहीं है, पढ़ना लिखना उनका सिर्फ काम है, वो सब पढ़ के बैठ जाते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं आती है ये चीजें, ठीक है ना? चलो, बस ये एक काम आ रही कि मैं आपको ये समझाने में कामयाब रह रहा हूँ कि ये सवाल टेक्निकली बहुत सुंदर नहीं है। टेक्निकली सुंदर तब होता जब मैं यहाँ पर 0.02 लिख देता। आई होप सो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ सबको समझ में आ गया, और ये बात भी समझ में आ गई कि सी माइनस सी अल्फा न लिखे, कायदे से क्या लिखना चाहिए, सीवी माइनस सीवी अल्फा, सीवी अल्फा सीवी अल्फा। वो वी बाद में भले कट जाए, वो एक अलग चीज है, लेकिन टेक्निकली सही करना वही तरीका है। क्लियर है बेटा सब लोगों को? ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो भाई, अब यहां तक तो आपको पल्ले पड़ गई बात, ये सवाल भी आपको पल्ले पड़ गया, ठीक। अब एक बात याद करो आप कि हमारे पास डेरिवेशन क्या आया था, हमारे पास डेरिवेशन आया था k is equal to c square, c alpha square upon 1 minus alpha. But since it is a weak electrolyte, but since it is a weak electrolyte, since it is a weak electrolyte, 1 minus alpha is approximately equal to 1. Therefore, k is equals to हो जाएगा c alpha square. Therefore, alpha is equals to हो जाएगा k by c का अंडर रूट। आई होप सो आप लोगों को बात समझ में आई। अब c क्या है बेटा? कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन क्या होता है आपको याद है? कंसंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देयरफॉर आई कैन से दैट अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ v। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ v। क्या बात समझ में आई तुमको? ये सवाल बीच में मैंने सपोर्ट के लिए लगा दिया था, थ्योरी आगे ये वाली हमको कंटिन्यू करनी है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के। ठीक है बेटा? 1 माइनस अल्फा बराबर 1 क्यों लिया? बिकॉज इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, टूट ही नहीं रहा है ज्यादा, बहुत ही कम टूट रहा है, तो 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। तो इसलिए 1 माइनस अल्फा इक्वल टू कितना लिख दिया? 1 ही लिख दिया। सो k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू k बाई c का अंडर रूट। c होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो ये नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम कर दिया। सो अल्फा बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ v। आई होप सो सब बच्चों को बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? ठीक है बेटा? हुआ? अब देखो बेटा,
तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो अब एप्लीकेशन करते हैं बेटा इसका। तो एप्लीकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक एग्जांपल वीक एसिड भी है बच्चों, याद करो। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक एग्जांपल वीक एसिड भी है बच्चों। तो एप्लीकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। सबसे पहले वीक एसिड के लिए हम जो है फॉर मोनोबेसिक वीक एसिड, फॉर मोनोबेसिक कमजोर एसिड, फॉर मोनोबेसिक वीक एसिड, करेक्ट है बेटा। यदि मान लो हमारे पास मोनोबेसिक वीक एसिड है, ठीक है बेटा, मोनोबेसिक वीक एसिड, नहीं खुशी HCl नहीं बेटा, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग। हम ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि मोल एंड कंसंट्रेशन अलग है सर, इज यस डेफिनेटली बेटा, नंबर ऑफ मोल्स और कंसंट्रेशन अलग चीजें होती हैं, ठीक है ना। कंसंट्रेशन होता है कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, है ना। अब सुनो, फॉर मोनोबेसिक वीक एसिड, मोनोबेसिक वीक एसिड एग्जांपल, वीक एसिड के एग्जांपल क्या है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है वो वीक एसिड होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HClO4, H2SO4, HI, HBr, HCl, HNO3। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ये 6 छोड़ दो। और कुछ किताबों में HClO3 भी लिखा होता है, बट इसको लेके थोड़ा सा मतलब अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज देते हैं। तो अपन इन 6 को तो मान सकते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके अलावा जो भी आपके मुंह में आए सब क्या है, वीक एसिड। जैसे एग्जाम्पल आपने लिया, कई एग्जाम्पल बच्चों ने दिए, एक बच्चों ने बोला एसिटिक एसिड, किसी बच्चे ने बोला H3PO4, किसी ने बोला H3PO2, और किसी ने बोला H3PO3। बट यहाँ चूंकि आप मोनोबेसिक एसिड ले रहे हो, मोनोबेसिक एसिड वो एसिड होता है जो 1 मोल प्रोटॉन देता है पर मोल ऑफ एसिड, तो ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा। और H3PO2 ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ये दोनों एग्जाम्पल नहीं होंगे वीक मोनोबेसिक एसिड के। H2CO3 विल बी एग्जाम्पल ऑफ अगेन H2CO3 विल बी एग्जाम्पल ऑफ वीक डाइबेसिक एसिड, है ना। और H3PO3 वीक डाइबेसिक एसिड, H3PO4 वीक ट्राइबेसिक एसिड। तुम लोगों को बात समझ में आ रही है। HCN एग्जाम्पल हो सकता है, बिल्कुल। तो इसके एग्जाम्पल्स में ये लिख के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन यदि आप अच्छा पढ़ोगे तो डाई बेसिक एसिड और ट्राई बेसिक एसिड का भी मैं आपको एप्लीकेशन पढ़ा दूंगा। लेकिन यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो मैं छोड़ दूंगा, आपके मॉड्यूल में एक भी क्वेश्चन नहीं है उस पर, तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू। यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो पढ़ाऊंगा, अच्छे से नहीं पढ़ोगे नहीं पढ़ाऊंगा। HCN और एग्जाम्पल क्या दे दूं, H3PO2 दे सकता हूं। 3 एग्जाम्पल आपके पास आ गए, ठीक है ना। चलो पहले इसको ध्यान से समझो, यदि मुझे लगा कि एकदम कंफर्टेबल हो, बढ़िया समझ रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने यहाँ पर HA ले लिया वीक एसिड, है ऐसा एजम्पशन कर लिया कि HA है, तो दिस इज H प्लस एंड दिस इज A नेगेटिव। पूरा तो टूटा नहीं होगा। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो है मॉड्यूल में देख लें क्या माना है उन्होंने, C ही माना है, तो इसको C लिख दिया। ये टकलू एट टाइम T बराबर टकलू, at time t बराबर t equilibrium, this is C minus C alpha. You know that if C is concentration, it will be CV 0 0, it will be CV minus CV alpha. So this is C alpha, this is C alpha. So K will be equal to अब यहाँ Ka लिख देंगे क्योंकि एसिड है ना, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोल दूंगा इसको। बेटा K तो एक ही रहता है, लेकिन जैसे कभी आयनाइजेशन हो रहा है
तो अपन KI लिख देंगे। डिसोसिएशन हो रहा है, एसिड के लिए हो रहा है तो K लिख देंगे, बेस के लिए हो रहा है तो KB लिख देंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ acid, and this will become equal to C square alpha square upon C minus C alpha, which is equals to C alpha square upon 1 minus alpha, which is approximately equal to C alpha square, because it is a weak electrolyte. समझ ला, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। Because HA is a weak electrolyte, therefore 1 minus alpha is equal to 1। ठीक है बेटा, अब ये कंफ्यूज हो जाता है इंसान, मतलब ये सोच करके कि यार वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन ये है जिसका अल्फा 1 ना हो, तो 90% जिसका होगा वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आ रहा है आपके हिसाब से। तो डेफिनेशन के हिसाब से तो आ रहा है, लेकिन जब यहाँ पे आप अजम्पशन कर रहे हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो बहुत ही कम टूट रहा है। ठीक है, 5% से कम टूट रहा है, टू बी मोर प्रिसाइज 5% से कम टूट रहा है, उसके लिए ये है। ठीक है ना, वरना मैथमेटिकली गलती हो जाती है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। बिकॉज HA इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है ना, अब जब 5% हुआ तो 0.05 हो जाएगा अल्फा, तो 0.05 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.95 आ जाएगा। लेकिन यदि 20% अल्फा हुआ तो 0.2 माइनस होगा, तो 1 माइनस 0.2 बराबर अप्रोक्सीमेटली 1 तो नहीं लिख सकते ना भाई। 5% तक अपन कंसीडर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में माना जाता है 5% तक कंसीडर कर लेते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसके ऊपर फिर नेग्लेक्शन करना सही नहीं है। जैसे 10% डिसोसिएशन होता तो अल्फा की वैल्यू 0.1 होती, तो 1 माइनस 0.1 बराबर अप्रोक्सीमेटली 1 नहीं लिखेंगे हम, वो तो 0.9 आ गया यार, बोलो हो क्लियर ना इतनी बात। तो इसलिए हम जो है 5% तक चलते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं करना। प्रैक्टिकली क्या है वो आगे चल के अपन बात करेंगे कहीं ना कहीं। तो खैर चलो, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 1, देयरफॉर दिस इज रिटन करेक्ट है बेटा। तो मैं ये बोल सकता हूं अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू KA बाई C। दिस इज इक्वल्स टू KA बाई C। नाउ concentration of H plus ion here is equal to, बताना बेटा H plus ion का concentration यहाँ पे कितना है, जल्दी बोलो बेटा। H plus ion का concentration यहाँ पर कितना है, जल्दी बोलो बेटा। C alpha, this is equals to C alpha। concentration of H plus ion is equals to C alpha, which is given by C under root of KA by C। तो C को अंदर ले गए यदि आप, यदि C को अंदर ले गए तो C स्क्वायर हो जाएगा। सो H plus ion concentration becomes equal to under root of KAC। You know that pH बराबर होता है minus log of H plus ion, which is equal to minus log of KAC की पावर हाफ। अंडर रूट को हाफ लिख सकते हैं बेटा, तो इसको m मानो, इसको n मानो, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस लॉग ऑफ, माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं, लॉग KA की पावर हाफ प्लस लॉग C की पावर हाफ। बोलो बेटा, क्या मैं इसको लॉग KA की पावर हाफ और C की पावर हाफ लिख सकता था, जल्दी से बोलो बेटा। क्या मैं इसको लॉग KA की पावर हाफ और C की पावर हाफ लिख सकता था। KA की पावर हाफ को m माना और C की पावर हाफ को n माना, और log mn बराबर होता है log m प्लस log n। याद आया? तो मैंने लिख दिया, माइनस साइन को बाहर निकाल लिया और मैंने लिख दिया log m विच इज KA की पावर हाफ प्लस log n विच इज इक्वल्स टू C की पावर हाफ। सो ओवरऑल इट विल कम आउट टू बी माइनस log ऑफ, अच्छा यदि मैं इस हाफ को सामने ले आऊं, log k की पावर हाफ है, यदि इस हाफ को सामने ले आऊं तो आपको याद होगा log x की पावर y इज इक्वल्स टू y log x, log x की पावर y इज इक्वल्स टू y log x। तो मैं हाफ को सामने ला सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस
हाफ लॉग के ए माइनस हाफ लॉग के ए माइनस हाफ लॉग सी, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, यह आता पहले हाफ लॉग के ए हाफ लॉग सी, परंतु देखो बेटा x की पावर y है ना, ये log x की पावर y इज इक्वल टू y log x होता है। याद करो बच्चों, कल मैंने आपको इस पे मेम भी भेजा था, जो मुझे मौली ने भेजा था। मैंने आपको एक मेम भेजा था ना, log x की पावर y इज इक्वल टू y सामने ले आते हैं, y log x हो जाता है। उस पर एक मेम भी भेजा था मैंने आपको, लॉग था, टकला था, और ऊपर उसके वो बना हुआ था, एक बूंद बनी हुई थी, वो सामने आ गई थी। याद आया सब लोगों को? वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया है। लॉग एक्स की पावर वाई, वाई है हाफ, वाई को सामने ले आओ, माइनस जब अंदर जाएगा तो सब कुछ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है ना। अब बेटा माइनस लॉग के ए माइनस लॉग ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, याद है तुम लोगों को? माइनस लॉग ऑफ एक्स बराबर पी की पावर एक्स होता था। याद करो, माइनस लॉग एक्स बराबर पी की पावर एक्स होता था। तो क्या माइनस लॉग के की जगह पी की पावर के लिख सकता हूं? तो क्या माइनस लॉग के ए बराबर, तो क्या माइनस लॉग के ए बराबर पी की पावर के लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। बोलो बेटा, ठीक है ना? ठीक है ना? क्लियर है ना? ओके। अब बेटा माइनस हाफ लॉग के ए को पी की पावर के लिख दिया मैंने, सो पी की पावर के ए हाफ अपनी जगह रहा, माइनस हाफ लॉग सी इज इक्वल टू पी एच। दिस इज द एक्सप्रेशन। ये बेटा डेरिवेशन है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसमें इसकी हमें जरूरत नहीं है। यदि आपको रटना है तो आप रट लो। डेरिवेशन 11th क्लास के लिए आपको जरूरी है, नीट में डेराइव नहीं करना है आपको। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और आपको कोई भी सवाल करते हुए इस डेरिवेशन को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई प्रॉमिस यू दैट मैं डायरेक्ट ही करा दूंगा, ठीक है ना? मैं हर सवाल डायरेक्ट ही करा दूंगा, मेरे को कोई जरूरत नहीं है सब लंबे चौड़े डेरिवेशन करने की, मैं हर सवाल डायरेक्ट ही करा दूंगा आपको। बेटा आप लोग जो है ना प्लीज पढ़ा करो थोड़ा सा, है ना। अब ये मत पूछो ये पी कहाँ से आ गया और कहाँ से आ गया, कल भी इस पे डिस्कशन हो चुका है। या तो पढ़ लो या क्लास अटेंड किया करो, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लो, कल इस पे डिस्कशन हो चुका है। मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूले कल पढ़ा दिए थे ना, माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी की पावर एक्स माइनस लॉग ऑफ के इज इक्वल टू पी की पावर के माइनस लॉग ऑफ पी के भी बराबर पी की पावर के भी, सब पढ़ाया। माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस साइन इज इक्वल टू पी की पावर एच माइनस लॉग ऑफ ओ एच डिवाइड इज इक्वल टू पी की पावर ओ एच। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते उन्हें लग रहा होगा कि नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई लिखाई मत करो, ये भी क्यों पढ़ रहे हो फिर। चलो आगे बढ़े, डेरिवेशन हो गया, आ गया बस। एच प्लस साइन बराबर अंडर रूट ऑफ के ए सी, पी एच बराबर माइनस लॉग ऑफ एच प्लस साइन, ये वैल्यू रखो, सॉल्व करो, उत्तर आ जाएगा। 4 बार प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। 4 बार प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएगा। सर सी अल्फा तो नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो आपने कंसंट्रेशन कैसे लिख दिया है? नहीं बेटा, सी अल्फा ही कंसंट्रेशन है, आप फिर से चीज को मिस कर रहे हो। सी अल्फा इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स वाज सी वी अल्फा। मैंने वी यहाँ पे हटा दिया, ये तो ट्रिक है बेटा कि सी डायरेक्ट लेकर के कर रहे हो। यदि हम नंबर ऑफ मोल्स लेते तो क्या मैं यहाँ पर सीवी लिखता, यहाँ पर सीवी अल्फा लिखता, यहाँ पर सीवी अल्फा लिखता, यहाँ पर सीवी अल्फा लिखता, फिर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करता, वॉल्यूम करता, वॉल्यूम करता, फाइनली कंसंट्रेशन नहीं आता। समझ में आ गया? आ गया? जिसने पूछा था, श्रेया ने पूछा था, किसने, स्नेहा ने पूछा था क्या? जिसने भी पूछा था उसको समझ में आ गया, ये बात है, ठीक है ना बेटा, वो वॉल्यूम कटा हुआ है। चलो अब आई होप सो इतनी बात सबको क्लियर है। हाफ वाफ वाला केस में कुछ नहीं है, सिंपल सरल है। लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड। और हाफ क्यों आया यदि कोई पूछ रहा है तो बेटा अंडर रूट की जगह मैंने पावर हाफ लिखा है। आपका मैथमेटिक्स सचमुच काफी, वाई नॉट कन्वर्ट लॉग सी पे तो टर्म में क्यों नहीं लिखेंगे? अच्छा इसको पी के टर्म में, ये बेटा डिफाइन नहीं है कोई टर्म, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक बच्चे ने बोला सर इसको हाफ पी की पावर सी क्यों नहीं लिखेंगे?
ऐसा कोई टर्म केमिस्ट्री में डिफाइन नहीं है, इसलिए नहीं लिख रहे। ठीक है बच्चे, आपका सवाल जो है वो बहुत सही है, लेकिन नहीं लिखते हैं इसलिए हम नहीं लिखेंगे। ये क्या है, सहज सर बहुत से केसेस में t बराबर 0 ही लेके काम करना है ना। t बराबर 0 क्यों बेटा, ये t बराबर 0 का मतलब क्या है, मैं नहीं समझ पाया बेटा। बहुत से केसेस में t बराबर 0 लेके काम करना है, मुझे नहीं आया समझ में, आपने क्या बोला। आगे बढ़ जाऊं बेटा, हो गया इतना, डनाडन डनाडन। टाइम बराबर 0, अबे टाइम बराबर 0 लेगा तो फिर इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगी, तो इक्विलिब्रियम लिखेगा, सिर्फ सॉल्ट लेके बैठ जाएगा तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन कैसे आएगी। तो टाइम t बराबर 0 बिल्कुल भी नहीं लेना आपको, टाइम t बराबर t इक्विलिब्रियम पे लेना है सब कुछ। अबे t बराबर 0 पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो इक्विलिब्रियम काय का, समझे, जिसने पूछा उसको आया समझ में। t बराबर 0, बहुत से टाइम t बराबर 0 लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना। चलो, अब ये था मोनोबेसिक एसिड। ठीक, सबसे पहले आपको अब यहां तक जिन बच्चों को हो गया है, सबसे पहले जब तक मैं मिटा रहा हूं सुखा रहा हूं, प्लीज फॉर्मूला याद कर लो, जल्दी से फॉर्मूला याद कर लो फटाफट झटापट। पीएच का फॉर्मूला क्या है आपके पास, जल्दी याद करो। हाफ पी के माइनस हाफ लॉग सी, यही आया फॉर्मूला। हाफ पी के ए माइनस हाफ लॉग सी, यही आया फॉर्मूला। ठीक है, पी के ए कैसे निकालते हैं, माइनस लॉग ऑफ के ए से निकालते हैं। पी के ए कैसे निकालते हैं, माइनस लॉग ऑफ के ए से निकालते हैं। क्लियर है, ओके। अब चलो छोटा सा कोई इसी पे, इसी कैटेगरी में सवाल ले लेते हैं। जैसे कि ये सवाल दिया है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ 10 की पावर -2 HCN if H plus ion is equals to 10 की पावर -3। तो पहला सवाल है फाइंड अल्फा if C is equals to 10 की पावर -3 m and H plus ion concentration is equal to 10 की पावर -3 for a weak acid, for a weak acid HCN, मोनोबेसिक एसिड हो गया। चलो भाई, सबसे पहले कितना सरल सवाल है आप देखो, सबसे पहले आपको HCN लिख लेना चाहिए। तोड़ो इसको, काय में तोड़ोगे, H++ साइनाइड में तोड़ोगे। बोलो हाउ। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 10 की पावर -3। अब आप समझ गए हो, कंसंट्रेशन लिख के काम चल जाएगा। 10 की पावर -3 माइनस 10 की पावर -3 अल्फा, बोलो हाउ। ओ सॉरी, 10 की पावर माइनस नहीं, कुछ गलत ले लिया मैंने, एक सेकंड एक वैल्यू कोई सी गलत ले ली है। HCN 10 की पावर -2 है, ये वाली वैल्यू 10 की पावर -2 है। सो लेट मी मेक इट 10 की पावर -2। ठीक है बेटा, सो दिस इज 10 की पावर -2 अल्फा, दिस इज 10 की पावर -2 अल्फा एंड दिस इज ऑल्सो 10 की पावर -2 अल्फा। मानते हो बेटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। सो 10 की पावर -2 अल्फा इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3, वो दिया है। 10 की पावर -2 ने इसको काटा, ये कितना आया 0.1। सो अल्फा बराबर कितना हुआ 0.1। परसेंटेज डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, 100 इंटू 0.1 इज इक्वल्स टू 10%। चमका, सड़ा हुआ सवाल था, बिल्कुल एकदम सरल,
सिंपल, बहुत ही घटिया सवाल था, ठीक है। और सवाल बताता हूं। अगला सवाल एक दिया है, सपोज H2CO3 is given, H2CO3 दे दिया है 10 की पावर -3 m, इसको मैं HCN कर देता हूं, है ना, तो कुछ भी दे देते हैं, 10 की पावर -3 HCN कर देता हूं। If alpha is equals to 10%, if alpha is equals to 10%, find pH, find pH, pH निकालो, और कोई वैल्यू नहीं दी, के ए की वैल्यू नहीं दी कुछ भी, के ए बराबर 10 की पावर -5 मान लो। तो देखते हैं बिना के के भी काम चल सकता है क्या? हाँ हो सकता है, बिना के के काम चल जाएगा, के की वैल्यू की जरूरत नहीं है, कंसंट्रेशन दिया, अल्फा दिया, लेट्स चेक इट आउट। वो पूछ रहा है पीएच, फाइंड पीएच। अच्छा तुम HCN यूं रख लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है बेटा, ये H+ है और ये साइनाइड है, जल्दी बोलो हाउ। इतना सब लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इतना सब लोग कर सकते हो ना, इतना लिख सकते हो ना, HCN breaks to give H++, कर सकते हो ना। इनिशियल कंसंट्रेशन 10 की पावर -3, करेक्ट है। अब लिखना चाहिए मोल, लेकिन कंसंट्रेशन लिख के काम चल जाता है, तो आप अब इसमें कंफ्यूजन मत पालना, सर कंसंट्रेशन लिखे कि मोल लिखे, तुम डायरेक्ट कंसंट्रेशन लिख दो, के में कोई दिक्कत नहीं है, के आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो 10 की पावर -3 माइनस 10 की पावर -3 अल्फा, 10 की पावर -3 अल्फा, 10 की पावर -3 अल्फा, ठीक है बेटा। ये बात सही है कि मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में जो पढ़ाता हूँ उसी का यूज आयनिक इक्विलिब्रियम में करता हूँ, और वही चीजें बार बार अपन को करनी है, ठीक। अब सोचो क्या निकालना था, पीएच निकालना था। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा 10%, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है परसेंटेज डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई 100, विच इज इक्वल्स टू 10/100, which is equals to 0.1। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा बेटा, H+ आयन का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू 0.1 इज इक्वल्स टू 10 की पावर -4। तो पीएच कितना आ जाएगा, पीएच बराबर आएगा माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -4 इज इक्वल्स टू 4। चमका, चमका कि नहीं चमका, आया कि नहीं आया, क्लियर है बेटा इतनी बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। और देखो एक सवाल और ले लेते हैं, ओके। क्वेश्चन, एसिटिक एसिड लिया और इसका कंसंट्रेशन 0.1 N लिया। अब चूंकि इसकी बेसिसिटी 1 ही है, एक ही मोल H+ आयन दे सकता है, तो नानी और मम्मी बराबर होगी क्योंकि वैलेंसी फैक्टर बर है, तो 0.1 N दिया है, चल जाएगा। गिव्स अस एसिटेट प्लस H+ आयन ऑब्वियसली। और क्या कहता है, कहता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर है इसका 1 इंटू 10 की पावर माइनस, इसकी के ए की वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर -5। फाइंड आउट अल्फा एंड पीएच। निकाल सकते हो क्या, अल्फा और पीएच, क्या दोनों चीजें निकाल सकते हो? सरल है सवाल, आपको बेसिक चीजों का इस्तेमाल करते हुए पूरा खेल खेलना है। यदि आपने रट्टा मारने की कोशिश करोगे इधर उधर की, तो फिर आपका खेल बिगड़ जाएगा। सॉल्यूशन देखो, इधर लिखा CH3COOH gives me CH3COO नेगेटिव प्लस H+ आयन, करेक्ट है। के ए बराबर कितना होगा, के ए विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, C अल्फा स्क्वायर, बोलो हाउ, बोलो हाउ, के बराबर C अल्फा स्क्वायर होता है, निकाला था आपने। तो के की वैल्यू कितनी दी है, 1 इंटू 10 की पावर -5। सी की वैल्यू कितनी है 0.1 अपॉन 0.1 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर। अल्फा कितना हो जाएगा 10 की पावर -4, तो अल्फा बराबर आ जाएगा यहाँ पर
देयरफॉर अल्फा बराबर आ जाएगा 0.01 ऑन कैलकुलेशन। 10 की पावर -4 का अंडर रूट करेंगे 10 की पावर -2 आ जाएगा। सो अल्फा इज इक्वल टू 0.01। नेक्स्ट क्या पूछा है, पीएच। तो पीएच बराबर क्या है, H प्लस साइन क्या है, सी अल्फा के बराबर है। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, H प्लस साइन सी अल्फा के बराबर है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस साइन सी अल्फा के बराबर है, तो वो बराबर हो जाएगा 10 की पावर -3। आना बोलना पड़ेगा बेटा, क्योंकि C है 10 की पावर -2, कहां गया बे C, 10 की पावर -1 और अल्फा है 10 की पावर -2, मल्टीप्लाई करें 10 की पावर -3 आ जाएगा, तो पीएच 3 आ जाएगा। सोचो मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया अभी तक, जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो फॉर्मूला तो लगाया ही नहीं, जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो तो लगाया ही नहीं है मैंने। वो फॉर्मूला लगा के भी इसको किया जा सकता है, लेकिन आप सोचो आपको करना है कि नहीं करना है। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था हाफ पी के ए माइनस हाफ लॉग सी, ये लगा के भी किया जा सकता है। यदि इसका पीके निकालते तो इसका पीके 5 आता, 5/2 माइनस हाफ लॉग सी, सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते, सॉल्व करोगे तो आंसर 3, आंसर जो है आपका 3 ही आएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि क्या जरूरत है, जो आपको पहले से आता है उसी नॉलेज का इस्तेमाल करें, रादर देन नई नई ट्रिक्स डिजाइन करने की मतलब कोशिश ना करें। जो आप केमिकल इक्विलिब्रियम से करते आ रहे हो वही चीज करें ना यार, काहे के लिए रट्टाफिकेशन करना है ना। चलें आगे बढ़े। ओके, टुप 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 और सवाल देखूं एक आध। देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। डन, सब लोग कर लेती, कर लेती। चलो भाई, मजा आती तुम लोगों को, समझ में आती। जब तक ये स्ट्रॉन्ग एसिड था तब तक अल्फा की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पूरा टूट जाता था, है ना। जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड था तब तक अल्फा की जरूरत नहीं पड़ती था, वीक एसिड आ गया तो अल्फा की जरूरत पड़ रही है। जब आप इसको आयनिक इक्विलिब्रियम में आके पढ़ते हो अलग चैप्टर के रूप में, तो बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कब कौन सा फॉर्मूला लगा दें। लेकिन यदि आप इसको केमिकल के साथ रिलेट करके पढ़ोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो अल्फा 1 होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो अल्फा की वैल्यू दी होगी। हर में मेथड एक ही आना है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। यही चीज यदि H2SO4 के लिए कोई दे देता आपको, है ना, कोई आपसे बोलता है H2SO4 का कंसंट्रेशन दिया उसने आपको कितना 0.01 है, और आपसे बोलता बताओ इसका पीएच क्या होगा, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर लिखते 2H प्लस प्लस सल्फेट लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते। यहाँ पर लिखते हैं C माइनस सी अल्फा, और ये होता 2C अल्फा, और ये होता C अल्फा। हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। अब H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 1। अब तू 1 वैल्यू पुट कर दे, खेल खत्म। तो इधर कितना हो जाता, सी बता कितना है 0.01 माइनस 0.01 इंटू 1, तो ये तो कुछ बचा ही नहीं, खेला खत्म बाबू। ये 0.01 बाई 1 इंटू 2 0.02, बोलो आओ, बस पीएच इससे कैलकुलेट हो जाता है। माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग 2 इज इक्वल टू आंसर। यही चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, कब, जब मैंने आपको स्ट्रॉन्ग 1.7 आंसर आ गया अर्थात सोवानी का। बोलो बेटा, तो चीजें अलग नहीं है, चीजें एक ही है, सेम है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा डिफाइन होता है तो हम अल्फा के को लेकर के लेते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा की वैल्यू 1 होती है। मेथड एक ही है जो केमिकल इक्विलिब्रियम से सीखते आ रहे हैं। हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। हम्म दनादन जनादन। इसके आगे सॉल्व कर दो, इसके आगे इसको पीएच, अरे बेटा पीएच बराबर क्या हो जाता है, माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -2। याद रख, इसको सॉल्व करना कैसे सिखाया तुमने, पीएच बराबर 2 माइनस लॉग 2 बराबर 1.7। अब इसका डिटेल देखना है तो कल का लेक्चर देखो, ठीक है ना। इसको डिटेल में कैसे किया, इसके लिए कल का या परसों का, कल के लेक्चर में पढ़ाया था, ये परसों के लेक्चर में पढ़ाया था, है ना। परसों के लेक्चर में शुरू कर दिया था,
और कल इसकी खूब प्रैक्टिस कराई है, तो कल का और परसों का लेक्चर देखोगे तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी वहां पे, है ना। चलो तो कनेक्टेड लग रहा है ना, कुछ डिसकनेक्टेड तो नहीं लग रहा है ना, कनेक्टेड लग रहा है ना। जो भी पढ़ रहे हो, एसिड का पीएच आप पढ़ रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड का, वीक एसिड का आपस में कनेक्शन, ठीक, ओके। चलो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और दिया है सवाल, द पीएच ऑफ 0.1 m सोल्यूशन ऑफ HOCl इज, ठीक है, ऐसा दिया है, HOCl दिया है 0.1 m, 0.1 m HOCl का पीएच पूछा है उसमें, 0.1 m HOCl का पीएच पूछा है, हाँ, और K दिया है 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 0.15 दिया है, 0.15 m, तो ये टूटेगा H प्लस प्लस OCl नेगेटिव में टूटेगा ऑब्वियसली, और इसका Ka बराबर दिया है 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, चेक, 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और पीएच पूछ रहा है। क्या तुम लोग कर सकते हो? कंसंट्रेशन इनिशियल 0.15 m दिया है, के इतना दिया है, क्या तुम लोग कर सकते हो? पीएच इसका निकाल सकते हो? पीएच इसका निकाल सकते हो? पहले क्या निकालोगे? पीएच के लिए H प्लस साइन चाहिए, H प्लस साइन के लिए तुम्हें अल्फा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये सी अल्फा के बराबर है, बोलो हो, H प्लस साइन सी अल्फा के बराबर है, तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू चाहिए। अल्फा की वैल्यू कहां से आएगी? तुमको पता है अल्फा होता है अंडर रूट ऑफ Ka बाई सी, तो दैट इज इक्वल्स टू 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 0.15 का अंडर रूट। क्या आ जाएगा बेटा? जल्दी बोलो बच्चों। कैलकुलेशन में क्या है? कैलकुलेशन तो होती रहती है, 2 4 5 का पहाड़ा तो सबको आता है। 9.6 एक्सप्रेशन माइनस 6 डिवाइडेड बाई 0.15 का अंडर रूट, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ गया बेटा। सो दिस कम्स आउट टू बी 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3, करेक्ट है। अब ये 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ गया, ये क्या है? अल्फा आया, सी अल्फा तुमको चाहिए, तो 0.15 इंटू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 0.15, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ गया, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ गया। पीएच क्या होगा? 3 माइनस लॉग 1.2, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। पीएच कितना होगा? 3 माइनस लॉग 1.2, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 ओनली। बोलो यार, तुम्हें कुछ नहीं आया समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, 9 पॉइंट पर थोड़ा थोड़ा याली कैलकुलेशन, जल्दी बोलो बेटा। याली कैलकुलेशन करोगे अल्फा आ जाएगा, सी अल्फा बराबर एच प्लस आई में, तो सी की वैल्यू कितनी है? 0.15 है, अल्फा कितना है? 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3, मल्टीप्लाई करोगे 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ गया। अब एच प्लस साइन आया कितना तुम्हारे पास? H प्लस साइन का कंसंट्रेशन कितना आया? 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो पीएच कितना होगा? पीएच विल बी माइनस लॉग ऑफ 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस लॉग 1.2, और लॉग 1 0 होता है, लॉग 1.2 भी लगभग लगभग कचरे ही है, तो 3 के आसपास ही आंसर आ जाएगा। बोलो निकाल लोगे? निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? लॉग 1.2 निकालें, ये देख, ये लॉग 1 है और ये log 2 है। log 1 कितना होता है? 0, log 2 कितना होता है? 0.3, तो हर पॉइंट क्या 0.03 हो रहा है यार। यदि इसको 10 पॉइंट में बांट दिया जाए तो क्या मैं बोल सकता हूँ log 1.1 इज इक्वल्स टू 0.03? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, ये 0 है, ये 0.3 है, 10 पॉइंट में बटा हुआ है, तो एक पॉइंट के हिस्से में 0.03 आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए, एक पॉइंट के हिस्से में 0.03 आया कि नहीं आया? तो 2 पॉइंट के हिस्से में कितना आ जाएगा? 0.06 आ जाएगा। 3 माइनस 0.06 कर देना। मैंने क्या बोला था? अप्रोक्सीमेटली 3 आंसर, खत्म बात यार। काय के लिए 1.2 का लॉग निकालना अपन को? लॉग 1.2 ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है। इतना एग्जाम में आता ही नहीं, आप टेंशन मत लो। जो 3 से जस्ट नीचे का आंसर दिया उसको टिक कर दो और आगे बढ़ो। आया कि नहीं आया बेटा? और जैसे एग्जामिनर बिल्कुल इस पे आ ही जाए, पॉइंट पॉइंट में आंसर पूछ ले, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को छोड़ देना तब, यदि आपके पास लॉग टेबल ना हो तो कौन टेंशन ले यार। वैसे ऐसा एग्जाम में होता नहीं है, एग्जाम में इस टाइप के कैलकुलेशंस नहीं आते, सो यू जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, व्हाटएवर इज द आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा? अरे बोलो आ जाएगा। एक और सवाल कर दूं छोटू सा, बोर्ड पे जगह बची है, बस एक और छोटू सवाल कर दूं, उसके बाद आपको वीक बेस का कैलकुलेट करके बताता हूं। सोचो, क्वेश्चन है, HCN दे रहा है, नहीं
चलो ये वाला सवाल करता हूँ। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वीक डाई बेसिक ऑर्गेनिक एसिड। कोई वीक डाई बेसिक ऑर्गेनिक एसिड है, मान लिया H2CO3 ले लिया, लेकिन ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। चलो इनऑर्गेनिक एसिड बोल देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। एंड वाई इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दिस गिव्स अस 2H plus carbonate. Y is equals to H plus ion concentration. What is the initial concentration of the acid in terms of all the answers which is being given below? Okay, इसको मैं C मान लेता हूँ, minus C alpha करूँगा, and this will become 2C alpha and this will become C alpha, and 2C alpha is equals to Y दिया है, तो 2C alpha is equals to कितना हो गया Y, तो C बराबर कितना आ जाएगा, C will be equal to Y by 2 alpha, और क्या। क्या था, if alpha is the degree of distribution of the weak dibasic organic acid and Y is the hydrogen ion concentration, Y is the hydrogen ion, sorry Y क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। सो एक सेकेंड, हाँ तो Y हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है जो कि 2C अल्फा के बराबर है, ठीक तो है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो C है, बराबर कितना होगा Y by 2 अल्फा, सही तो है। Y by 2 अल्फा इज इक्वल्स टू C, तो y बाई 2 अल्फा, तो y अल्फा माइनस 1 बाई 2। 3 आंसर देखूं क्या इसका, यदि मैंने कोई गलती ना की हो तो। कौन से नंबर का क्वेश्चन है, तुम 13 नंबर के क्वेश्चन हो, मैं 13 नंबर का क्वेश्चन हूँ, मेरा आंसर 3 है, 3 आंसर सही है। आंसर क्या दिया बेटा, आंसर दिया है y अल्फा माइनस 1 बाई 2। लिख सकते हैं इसको ऐसे, कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या था सवाल, समझ में आया। सवाल ये था H2CO3 एक वीक डाई बेसिक एसिड है जिसमें H प्लस आइन का कंसंट्रेशन बराबर Y है, बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था। तो मैं बोल सकता हूँ Y बराबर 2C अल्फा, तो C बराबर क्या होगा Y बाई 2 अल्फा, अल्फा को ऊपर ले जा, -1 का साइन लगा देना, Y -1 बाई 2। बोलो आ गया सब लोग को, आ गया, टाइम भी हो गया है। log 1.2, चलो यार मैं तुम लोगों से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा, मैं एक बार समझा दिया log 1.2। भाई कितने में बटा हुआ था, 10 पॉइंट में बटा है, 1 से लेके 2 तक 10 पॉइंट में, 0 से लेके 0.3 तक वैल्यू है, तो एक पॉइंट की वैल्यू 0.03 आएगी यार, कुछ तो अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लो यार, डॉक्टर बनने वाले हो। 0 से लेके 0.3 को 10 पार्ट में बांटेगा तो 0.03 आएगा एक केस से में, तो 1.2 कितना हुआ, 0.06 हुआ, खेला खत्म बाबू। आज का खेल खत्म, कल पढ़ाऊंगा मैं आपको वीक डाइबेसिक एसिड, बस थोड़ी देर में ही हो जाएगा वो, है ना, ठीक है। तो हाँ वो उसका वन शॉट होगा, मैंने बोला है, मैं सोच रहा हूँ फ्राइडे और सैटरडे को पढ़ा दूंगा 2-2 घंटे, ठीक है ना। बाय बाय, टाटा, सी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें बेटा, बाय बच्चों।